तो जी दिस इज अमन अग्रवाल। तो फाइनली आज आप लोगों के लिए आ चुकी है मोस्ट अवेटेड मोस्ट डिमांडिंग वीडियो एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो फाइनली आज आप लोगों के लिए कॉग्निजेंट कंप्लीट इंटरव्यू वन शॉट लेके आ चुका हूं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बोला था कि आप लोगों के लिए मैं कॉग्निजेंट इंटरव्यू वन शॉट लेके आऊंगा, तो फाइनली आज कॉग्निजेंट इंटरव्यू वन शॉट आ चुका है। ठीक है, ये वन शॉट आपकी सभी प्रोफाइल्स के लिए लेने वाला है, तो काफी इंपॉर्टेंट वन शॉट होने वाला है। अब बात करते हैं कि इस वन शॉट के अंदर हम क्या करने वाले हैं। इस वन शॉट के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस है कोग्निजेंट के अंदर, देखो काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके रिपीट होते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये कोग्निजेंट के अंदर काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लेते हो, मेरी साथ साथ अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा उनके टॉपिक्स को समझ लोगे, उसके क्वेश्चंस के लॉजिक को समझ लोगे कि कैसे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है एंड कैसे ये आंसर आया, उसको पूरी अच्छी तरीके से अगर आप डेप्थ नॉलेज से समझोगे एंड वो समझ में आएगा कंप्लीट वीडियो देख के, तो आप इजीली कॉग्निजेंट का इंटरव्यू राउंड क्रैक कर लोगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ एंड कई पैटर्न्स के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना। एंड लेंथी वीडियो होने वाली है मुझे पता है, क्योंकि वन शॉट है, आपको काफी यूट्यूबर्स की और किसी वीडियो देखने की नीड नहीं है अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देख लोगे। हमने कोशिश किया कि इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपके लिए काफी पैटर्न के क्वेश्चंस लेके आए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी वो है सब्सक्राइब। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, काफी कंटेंट आप लोग के लिए आने वाला है, काफी कंटेंट आप लोग के लिए चैनल पे आप देख रहे होगे, तो काफी चीजें आप लोग के लिए आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ एंड सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखना एंड वीडियो अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ये चीज अपने दिमाग में रखना कि वीडियो एंड तक देखनी है, बीच में स्किप करोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। आप 10 वीडियो देख लो कोई फायदा नहीं होगा, बट अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देख ली, क्योंकि हमने वन शॉट कवर किया है जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो आप इजीली कोग्निजेंट क्रैक कर लोगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए पॉइंटर। अब काफी स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जावा चूज किया होगा आपने, ठीक है। अब जो जावा वाले स्टूडेंट है, जावा के अंदर पॉइंटर्स का यूज नहीं होता है, बट आपसे पॉइंटर्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंटर्स आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उसके अंदर भी पॉइंटर्स होते हैं। तो ऐसे नहीं होगा कि आपसे पूरा पूरा पॉइंटर की बिल्कुल डेप्थ नॉलेज में चले जाएंगे, बस आपसे पॉइंटर के बारे में पूछा जाएगा। अब जैसे इसके अंदर हमने बताया व्हाट इज ए पॉइंटर, डिफाइन इट। तो पॉइंटर क्या है? Pointer is a variable which stores the address of other variables which hold some value in it। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको जो भी मैं आपको डेफिनेशन दे रखी है उसको अच्छी तरीके से समझ लेना एंड जैसे मैं उसको समझा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि वहां पे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आप कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, ये चीज मैटर बहुत करती है इंटरव्यू के अंदर। क्योंकि देखो 1000 स्टूडेंट्स है इंटरव्यू के अंदर, मान के चलो कि 1000 स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे हैं एंड आपसे भी पॉइंटर पूछा गया एंड बाकी के 999 स्टूडेंट से भी पॉइंटर पूछा गया, तो अब आपको कैसे अपने आप को अलग करना है? तो आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए वो आपकी बेस्ट होनी चाहिए। आप जैसे भी आंसर प्रेजेंट कर रहे हो वो एक अच्छी तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना है, जिससे जैसे अगर आप मुझे कोई आंसर बता रहे हो तो वो आंसर आपके समझ में आना चाहिए। तो पॉइंटर क्या है, मैं आपको पॉइंटर अच्छी तरीके से बता दूंगा। पॉइंटर एक वेरिएबल है, वेरिएबल सभी स्टूडेंट्स को पता है, विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स। अब पॉइंटर की हेल्प से एक होता है हमारे पास एड्रेस, तो पॉइंटर क्या काम करता है, एक दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। इतनी चीज समझ में आ चुकी। सपोज एक इंट एक्स है एंड इसके अंदर मैंने क्या करा, इसके अंदर मैंने किसी वाई एड्रेस मतलब किसी वाई इंटीजर का एड्रेस स्टोर करा लिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरा एक पॉइंटर है, ये मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंटर अपना डिनोट कर दिया। तो स्टार की हेल्प से हमारा पॉइंटर डिनोट होता है। डायरेक्टली पॉइंटर इज यूज टू प्रिंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इनडायरेक्टली, पॉइंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इनडायरेक्टली वी कैन मैनिपुलेट इट्स वैल्यू। तो पॉइंटर बस आपको इतना समझना है कि पॉइंटर्स स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर क्या करता है, पॉइंटर। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ए डेटा टाइप। तो यार देखो कोग्निजेंट का इंटरव्यू का लेवल आपका इजी टू मीडियम रहने वाला है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं रहता है। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, आपको आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है, आपको ऊप्स डीबीएमएस एसक्यूएल ये सब चीजें अच्छी तरीके से आती है, ठीक है, तो आप इजीली कोग्निजेंट का इंटरव्यू राउंड क्रैक कर लोगे। आपसे कोडिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं सारी चीज इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा, तो बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझना।
अब भैया डेटा टाइप क्या होता है, ये आपको पता होगा डेटा टाइप क्या होता है, बट इसकी डेफिनेशन देखो, हम हमेशा कोड करते हैं एंड कोड के अंदर हम क्या करते हैं, इंट ए। तो हमने क्या करा, हमने तो सिर्फ अपना एक वेरिएबल स्टोर कर दिया, बट हमने क्या है, डेटा टाइप है, बट हमें नहीं पता है कि डेटा टाइप की हम डेफिनेशन कैसे वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू विच आर एलोकेटेड बाय अस टू ए वेरिएबल एंड हैव ए रेंज इन बिटवीन वी असाइन वैल्यूज। एग्जांपल इंट, इट इज ए डेटा टाइप which able to store data between -32768 2 +32768 in C। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि डेटा टाइप क्या होता है। आपने यूज किया होगा इंट, आपने यूज किया होगा कैर, फ्लोट, डबल, ये सब मेरे डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप क्या होता है, हमें कोई भी वैल्यू को स्टोर करानी है इंट ए इक्वल टू 10। अब डेटा टाइप क्या कहेगा, अगर मैंने इंट लिया है तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, अगर मैं यहाँ पे कैर ले रहा हूँ तो कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होगी, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट ले रहा हूँ तो पॉइंट में वैल्यू स्टोर होगी, अगर मैं डबल ले रहा हूँ तो डबल में वैल्यू स्टोर होगी, अगर मैं लॉन्ग ले रहा हूँ तो लॉन्ग में वैल्यू स्टोर होगी। तो जो भी मैं अपना डेटा टाइप लूंगा उसके हिसाब से वहां पे मेरी वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा अगर मैं इंट ए कर दूं और इंट ए के अंदर मैं अपनी स्ट्रिंग डाल दूं कोई अमन, ठीक है, ये मैंने अपना नाम डाल दिया, तो ये कभी भी नहीं होगा, ये आपको क्या देगा, एरर, ये आपको एरर शो करेगा। तो आप जो भी स्पेसिफिक डेटा टाइप यूज कर रहे हो, इंटीजर यूज कर रहे हो तो वहां पे इंटीजर ही वैल्यू आएगी, कैरेक्टर यूज कर रहे हो तो कैरेक्टर ही वैल्यू आएगी। तो होप्स आपको डेटा टाइप अच्छी तरीके से समझ आ चुका हो। एंड जैसे मैंने डेफिनेशन बताई है, इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी एक्सप्लेन करोगे तो आप डेफिनेशन से एक्सप्लेन करोगे। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एब्स्ट्रक्शन। तो अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम बोलते हैं ऊप्स, ऊप्स तो सब स्टूडेंट्स को पता होगा, तो अगर आपने ऊप्स अच्छी तरीके से किया होगा तो आपको एब्स्ट्रक्शन पता होगा। अगर नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड अगर पता है तो तब भी अच्छी बात है, देखो अगर नहीं पता है तब भी अच्छी बात है, अगर पता है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा, एंड अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब एब्स्ट्रक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। पहले हमें ये समझनी जरूरी है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसके चार पिलर होते हैं, एब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन। इन चारों पिलर्स की डेफिनेशन अच्छी तरीके से पढ़ लेना, मैं वीडियो के अंदर आपको एक एक पिलर के बारे में बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से सीख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपसे ऊप्स के बारे में 101% कोग्निजेंट के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग ओनली द इसेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिर्फ आपसे डेफिनेशन ही नहीं पूछी जाएगी, आपसे एग्जांपल भी पूछा जाएगा, तो मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। अब आपको इतनी चीज तो समझ में आ चुकी होगी कि हाइड करनी है अननेसेसरी डिटेल, जो काम की डिटेल्स नहीं है, बट आपको सिर्फ नेसेसरी डिटेल शो करनी है यूजर्स को। अब एक एग्जांपल लेते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। आप सबने एटीएम के अंदर तो गए होगे, ये मेरा एटीएम है, क्या ये मेरा एटीएम, ये मेरा एटीएम है, एंड यहाँ पे आपका ये पिन वगैरह है, ये क्या है, ये पिन है आपका, यहाँ पे आपने अपना सेलेक्ट कर लिया कि आपने पिन वगैरह फिल कर लिया, आपने अमाउंट भर लिया, आपने 1000 रुपये अमाउंट फिल कर ली कि मुझे 1000 अमाउंट निकालनी है। अब आपने जैसे 1000 रुपीज अमाउंट वहां पे एंटर की, ठीक है, आपने वहां पे पिन एंटर किया, तो क्या होगा, वहां पे प्रोसेस होगा एंड आपके पास यहाँ पे 1000 रुपये निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ किससे काम है, आपको तो भाई 1000 रुपये से काम है। बैक एंड में क्या प्रोसेस हो रहा है, मेन चीज क्या है, बैक एंड में क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे एटीएम ने आपको निकाल के पैसे दिए, अंदर क्या कोडिंग चल रही है, अंदर क्या प्रोग्रामिंग चल रही है, ये आपको नहीं पता है कि बैक एंड में क्या चीजें काम कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रक्शन। तो सिर्फ आपको आपकी नेसेसरी डिटेल पता है, आपको 1000 रुपये से मतलब था, आपको 1000 रुपये मिल गए, बट बैक एंड में भी कैसे 1000 रुपये निकले, कैसे अंदर मशीन में कोडिंग हो रही है कि आपने पिन एंटर किया, वहां से 1000 रुपये एंटर किया तो 1000 रुपये वहां से निकल के आए। तो ये सब चीज क्या है, मेरा एब्स्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड आपने कार का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, बट कार का एग्जाम्पल बहुत पुराना है, बहुत ओल्ड है, तो अपने उस एग्जाम्पल को रिप्लेस कर लो एटीएम के एग्जाम्पल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो होप्स आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से अनाउंसमेंट को देख लेना। कोग्निजेंट इंटरव्यू सेशन,
अब काफी स्टूडेंट्स की डिमांड आ चुकी थी कि भैया हमारा अब काफी स्टूडेंट्स का अपकमिंग कॉग्निजेंट इंटरव्यू होने वाला होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने अपना अगर एवरेज परफॉर्म किया है तो आपको जेएनसी के लिए तो कॉल आ ही जाएगी, एंड अगर आपने थोड़ा अच्छा किया है तो आपको जेएनसी प्रो के लिए कॉल आ जाएगी, एंड अगर आपने काफी अच्छा किया है तो आपको जेएनसी नेक्स्ट के लिए आ जाएगी। बट अगर आपने एवरेज भी परफॉर्म किया है तो आपको जेएनसी के लिए ऑब्वियसली कॉल आ जाएगी। अगर आपने कोई भी कोडिंग क्वेश्चन भी नहीं किया और बाकी चीजें भी किया है तो जब भी जेएनसी के लिए कॉल आ जाएगी। तो अब आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा अपकमिंग्स में, ठीक है, अब आपका अपकमिंग इंटरव्यू होने वाला होगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट करोगे तभी जाके आप इजिली कोई भी इंटरव्यू होगा तभी क्रैक कर पाओगे। तो हम इस सेशन में लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए कंप्लीट गाइड कि हम कैसे इंटरव्यू क्रैक करेंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती है। देखो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो इंटरव्यू के अंदर काम आती है, एंड कुछ चीजें होती है, देखो मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है, बट कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होती है, ये टिप्स होती है, स्ट्रेटेजीज होती है, किस किस टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, ये आपको मैं कोग्निजेंट इंटरव्यू सेशन के अंदर बताने वाला हूँ। एंड ये होने जा रहा है 28 सितंबर, मतलब इस सैटरडे के अंदर 9:30 PM टू 10 PM इसकी टाइमिंग रहने वाली है। तो यार काफी कुछ सीखने वाले हैं, एंड हमारे अगर आपने पहले सेशंस लिए होंगे तो आप देखना होगा, उस पर भी हमने काफी कुछ आप लोग को बताया। एंड आप मेरी मत सुनो, आप जाके आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके आप चेक करना वहां पे, आप जैसे स्टूडेंट्स की फीडबैक है तो आप जाके देख सकते हो, एंड जल्दी से जल्दी सेशन को बुक कर लेना। अब बात करते हैं कि भैया इसकी प्राइस महंगी होगी क्योंकि इंटरव्यू सेशन है, बट इसकी प्राइस बहुत एक मिनिमम रेट पे रखी है, 99 रुपीज पे। अगर आप हमारी सर्विसेज, अदर सर्विसेज जैसे हमारी मॉक इंटरव्यू सेशन, प्लेसमेंट प्रिपरेशन देखने जाओगे तो वो भी इससे महंगी है, वो भी 149 रुपीज की है, बट ये हमने आप लोग के लिए सिर्फ 99 रुपीज का सेशन रखा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, सीट्स काफी लिमिटेड है, जल्दी बुकिंग हो जाएगी, सारी सीट्स फिल आउट हो जाएगी। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो प्रायोरिटी पे बुकिंग कर लेगा, जो तुरंत के तुरंत बुकिंग कर लेगा उसकी हो जाएगी। फिर बाद में मुझे मत बोलना कि भैया बुकिंग नहीं हो पा रही है, तो जल्दी जल्दी इस सेशन को बुक कर लो, काफी कुछ सीखने वाले हैं, एंड प्राइस भी बहुत मिनिमम रहने वाला है, अफोर्डेबल प्राइस है। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स हो आप लोग, तो बहुत एक मिनिमम प्राइस है 99 रुपीज। एंड इस सेशन के अंदर आप इतनी चीजें, इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखोगे जो आपको डायरेक्टली कोग्निजेंट के अंदर हेल्प कर रही होगी, ठीक है। हो सकता है मैं आपको कोई चीट शीट भी बता दूं, चीजें बता दूं, कोई टॉपिक्स बता दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इस सेशन को जल्दी जाके ले लेना, अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, 28 सितंबर को सेशन होगा, तो मजा आने वाला है, जल्दी जाके बुकिंग कर लो, मिलते हैं वहां पे। सो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, कम टू द क्वेश्चन, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे ऊप्स के चार पिलर होते हैं, एक होता है हमारा इनकैप्सुलेशन, एक होता है हमारा इनहेरिटेंस, एक होता है हमारा एब्स्ट्रक्शन, एंड एक होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब हमने एब्स्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लिया है, अब बात करते हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में कि भैया इनकैप्सुलेशन क्या होता है। Encapsulation in object-oriented programming is the practice of bundling data and methods that operate on into a single unit. It is a core concept in OOPS that can be used to implement information hiding. अब इनकैप्सुलेशन क्या आपको समझ में नहीं आया होगा, रैपिंग अप ऑफ ए डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट। आपको करना क्या है, आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, बैग, तो आप बैग के अंदर आपने नोटबुक भी रख ली, आपने पेंसिल भी रख ली, आपने बुक्स भी रख ली, तो ये क्या किया आपने, सारे के सारे डेटा को एक सिंगल यूनिट के अंदर बंडल कर लिया, रैप कर लिया, सिंगल यूनिट। तो ऐसे इनकैप्सुलेशन बोलती है कि आपने जो भी आपके, देखो क्लास इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, क्लास के अंदर आप मेथड्स, डेटा मेंबर्स क्या करते हो, बंडल करते हो। तो आपने जितनी भी चीजें, डेटा एंड मेथड्स को एक सिंगल यूनिट के अंदर ऑपरेट कर लिया, जैसे हमने बैग के अंदर काफी चीजें ऑपरेट कर ली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल की फॉर्म में अपने डेटा को स्टोर कर लिया। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड ये इंप्लीमेंट करता है हमारा इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो देखो ऊप्स के अंदर आपका हाइडिंग तो होता ही है, एब्स्ट्रक्शन तो एब्स्ट्रक्शन ही है, पूरा का पूरा ऊप्स क्या है, ऊप्स इक्वल टू एब्स्ट्रक्शन, हर जगह आपका एब्स्ट्रक्शन होगा ही होगा। तो इनकैप्सुलेशन के अंदर भी आपकी हाइडिंग हो रही है, तो होप्स तो आप इनकैप्सुलेशन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा आप लोग को। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर। तो भैया कंस्ट्रक्टर क्या होता है, यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस ये है कि 99% आपके इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ए न्यूली created object and is called just after when memory allocated to the object।
अब मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार डेफिनेशन समझ लो। ये किस लिए काम आता है? इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सपोज मेरी क्लास है ए नाम से, एंड मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए इक्वल टू न्यू ए, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। एंड जब भी मैं अपना एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए काम क्या आता है? मेरा कंस्ट्रक्टर, एंड इज कॉल्ड जस्ट आफ्टर व्हेन मेमोरी एलोकेटेड टू ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वैसे मेरा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है तो जो मेरी क्लास का नेम होगा सेम नेम का कंस्ट्रक्टर बनेगा। ठीक है, तो होप्स आपको कंस्ट्रक्टर समझ में आ चुका होगा। एंड अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके खुद से समझो, गूगल करो एंड प्रीवियस जाके देख लो। वीडियो स्टॉप करो, एक बार दोबारा समझो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर? तो यार देखो, अभी हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, तो इसका ही सेम ब्रदर है। इसका ब्रदर कौन है? डिस्ट्रक्टर। तो ऐसे याद रखना, कंस्ट्रक्टर का ब्रदर डिस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर क्या काम करता है? जो कंस्ट्रक्टर ने काम किया उसका उल्टा काम किसने कर दिया? डिस्ट्रक्टर ने। ठीक है, अब जो भी सफाई का काम होगा, ऐसे याद रखो, देखो जो भी सफाई का काम होगा वो डिस्ट्रक्टर करेगा। डिलीशन का काम कौन करेगा? डिस्ट्रक्टर। ए डिस्ट्रक्टर यूज्ड व्हेन द इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रक्टिंग it called automatically during the destruction of an object. It helps in recovering the heap space and remove files. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भैया हीप स्पेस क्या है? आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो वहां किस पे क्रिएट होगा? वो होगा हीप मेमोरी में। ये बात याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्ट हमेशा हीप मेमोरी के अंदर क्रिएट होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने ऑब्जेक्ट का आपका काम खत्म हो गया, अब आपको ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, तो डिस्ट्रक्टर मेरा ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगा। जो मेरा कंस्ट्रक्टर बनाया उसकी जो मेमोरी, अब इस ऑब्जेक्ट ने कुछ मेमोरी ले रखी होगी, यहाँ पे कोई हीप मेमोरी होगी। अब डिस्ट्रक्टर क्या करेगा? डिस्ट्रक्टर उस मेमोरी को रिलीज कर देगा। क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। रिमूव कह दो, डिलीट कह दो, या फिर कह दो रिलीज, कि उस मेमोरी को फ्री कर दी, फ्री ऑफ द मेमोरी। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि देखो अब क्या होगा, अब इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाने में आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हो तो बहुत सारी मेमोरी एलोकेट होगी। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका हमारा यूज खत्म हो जाता है, तो हमें उसको डिलीट करना होता है, तो डिस्ट्रक्टर की हेल्प से वो क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एंड ये क्वेश्चन सबने डेटा स्ट्रक्चर तो किया होगा, ये क्वेश्चन सबने डेटा स्ट्रक्चर किया होगा, आपने कोडिंग भी की होगी, आपने लीड कोड भी किया होगा, आपने जीएफजी भी किया होगा, आपने सारे डेटा स्ट्रक्चर कर लिए होंगे। बट अगर मैं आपसे डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पूछ लूं तो 50% स्टूडेंट्स को डेफिनेशन नहीं पता होगी। तो इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज ए डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर इज अ प्रोसेस इन विच मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा that enables a more efficient way to organize the data। देखो, डेटा स्ट्रक्चर किस लिए काम आता है? हमें डेटा को स्टोर करना है, हम एक इफिशियंट वे में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। सो होप सो इतनी चीज आपको समझ आ चुकी होगी। गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यार ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। अगर आपने अपने बीटेक के अंदर आपके सब्जेक्ट्स आएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो आपको इस टर्म के बारे में पता होगा, एसडीएलसी। अब आप लोग सोच रहे होगे भैया एसडीएलसी क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो काफी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पहले से पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से चीजें समझना। SDLC stands for Software Development Life Cycle. There are various models used in SDLC to represent the different phase of software development। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप कल को किसी भी कंपनी के अंदर जाओगे, चाहे वो कोग्निजेंट हो, अमेजोन हो, असेंचर हो, इन्फोसिस हो, तो वहां पे आपकी जो पोस्ट होगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आप पोस्ट पे जा रहे हो, तो वहां पे आप जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे काम करोगे, जो भी आप चीज डेवलप करोगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम क्या होता है? डेवलपमेंट करना, एप्लीकेशन बनाना। तो जो भी आप बनाओगे तो वहां पे आपका एक पूरा का पूरा लाइफ साइकिल चलेगी, फेजेस चलेंगे। ठीक है, तो कई तरह के डिफरेंट फेजेस होते हैं एंड कई तरह के हमारे एसडीएलसी मॉडल्स होते हैं। तो क्या क्या टाइप्स के हमारे एसडीएलसी मॉडल्स होते हैं? बेसिकली आपका प्रोजेक्ट के अंदर काम आता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर। ठीक है, अब आपके कई टाइप्स के एसडीएलसी मॉडल्स होते हैं, जैसे हमारा वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल। आपको टाइप्स को डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ने की नीड है, बस आपको एसडीएलसी पता होना चाहिए एंड आपको टाइप्स पता होने चाहिए कि कितने टाइप्स के होते हैं एंड क्या क्या होता है। तो इनके नाम आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी आपकी एसडीएलसी की।
तो आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको उसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है, मतलब पूरा डिटेलिंग में पढ़ना है, तो आप अपना गूगल पे डालना SDLC या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, आपको GFG के पोर्टल पे भी मिल जाएगी, या फिर बहुत सारी वहाँ पे साइट्स मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ए क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो काफी स्टूडेंट्स को पता होगा क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। ये मेरी क्यू है। अगर आप लोग किसी भी लाइन में लग रहे हो, देखो आप लाइन में लगते हो तो वो क्या है, वो मेरी क्यू है, ये मेरी लाइन है, ये क्या है, क्यू है। क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक लीनियर है एंड फॉलो करता है एक पैटर्न। देखो हर डेटा स्ट्रक्चर कुछ पैटर्न फॉलो करेगा। जैसे एरे है तो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन लेता है। लिंक लिस्ट है वो डायनामिक, हम ले सकते हैं कि कितनी भी बढ़ा सकते हैं। स्टैक अपना एक अलग पैटर्न फॉलो करता है। क्यू अपना एक अलग पैटर्न फॉलो करता है। बाइनरी सर्च ट्री अपना एक अलग पैटर्न फॉलो करता है। तो सब अपने अपने एक अलग पैटर्न फॉलो करते हैं। क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है and follows a fixed order in which operations occur. द ऑर्डर इज ऑलवेज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यार ये आपको पता होना चाहिए कि क्यू क्या फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले लेके जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा भंडारा लग रहा है एंड भंडारे में लाइन लग रही है, तो सब अपने पूरी सब्जी ले रहे हैं। तो जो सबसे लाइन में आगे होगा, क्या उसको सबसे पहले पूरी सब्जी मिलेगी? यस और नो? उसको सबसे पहले पूरी और सब्जी मिलेगी। एंड जो लास्ट में होगा उसको सबसे बाद में मिलेगी। तो जो सबसे पहले आएगा प्रायोरिटी बेसिस पे रहेगा। एंड यही क्यू आपकी फॉलो हो रही है, जो हम आप लोग के लिए कोग्निजेंट इंटरव्यू सेशन लेके आ रहे हैं। तो जो सबसे पहले सेशन बुक करेगा वो सबसे पहले उसका रहेगा। एंड अगर आप नई सेशन को बुक करोगे, आप बाद में बुक करोगे, तो यार देखो फिर आपकी सीट्स का नहीं पता है कि सीट्स बचेगी या नहीं बचेगी। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ एंड मैं हर एक स्टूडेंट को चाहूंगा कि इस सेशन के अंदर आने, चीजें सीखना। इसलिए मैंने इसका प्राइस भी मिनिमम रखा है कि जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, चीजें सीखते हैं, जितने भी स्टूडेंट सीरियस है किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग, कोग्निजेंट के रिगार्डिंग, जिनको सिलेक्शन उठाना है, वे सेशन को जरूर लेना, ठीक है। एंड कोई भी ऐसा स्टूडेंट मत सेशन लेना जो किसी भी चीज़ों के लिए सीरियस ना हो, प्लेसमेंट के लिए सीरियस ना हो, क्योंकि ये सेशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है जो सीरियस है, जो अपना मजे मजाक में अपने ज़िंदगी निकाल रहे हैं, अपना अपने 4 साल आपने बर्बाद कर दी, तो अब आप कुछ फ़ायदा नहीं है। एंड बट अगर आप अभी से भी सुधर जाओगे, अभी से भी चीज़ें सीखने लग जाओगे, तो अभी भी आपके पास 1 साल है। तो देखो सिर्फ मैं उन स्टूडेंट्स को नहीं बोल रहा हूँ जो पहले से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट जिसने अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, जिन्होंने अपने 4 साल, अपने 3 साल मजे में निकाल दिए, मैं उनको बोलूंगा अभी भी आपके पास 1 साल है, अभी भी प्रिपरेशन शुरू कर दो, चीजें पढ़नी शुरू कर दो। तो आप इजिली 4 to 5 LPA की तो जॉब ले लोगे। अगर आप अभी भी 6 महीने 7 महीने लग के पढ़ लेते हो, तो आप इजिली 4-5 लाख का पैकेज ले लोगे। अब बात करते हैं क्यू के बारे में। एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ए क्यू is any queue of the customer for a resource where the customer that came first serve first। तो ये इसका एग्जाम्पल था, मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझा दिया। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो भैया स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये टोटली डिफरेंट है क्यू के, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द क्यू। तो स्टैक क्या है? टोटली डिफरेंट है। हमारा क्यू क्या फॉलो करता था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि भाई पहले आओ और पहले पाओ। बट स्टैक फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। स्टैक इज अ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। और वी कैन से फीलो, मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। आप इतना याद रखना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। पुश मेथड is used to insert enter new elements into the stack and pop method is used to remove delete an element from the stack। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर मुझे कोई एलिमेंट पुश करना है तो पुश की हेल्प से मैं पुश कर सकता हूँ। जैसे मैंने 1 पुश कर दिया, 2 पुश कर दिया, 3 पुश कर दिया। अब पॉप करना है 3, तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ 3। तो होप्स आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि स्टैक क्या फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में गया 3 सबसे लास्ट में गया, बट सबसे पहले 3 वापस आएगा। तो स्टैक फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, शो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लिंक लिस्ट ड्यूरिंग इंसर्शन। अब आपको एक लिंक लिस्ट दे दी गई है एंड आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है इंसर्शन के टाइम पे, ठीक है। अगर आप कोई भी नोड को इंसर्ट कर रहे हो तो उसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। The time complexity of insertion, deletion in singly linked list depend upon the position where you want to perform them. For example, if you want to insert an element at the end of the linked list,
then you have to traverse or travel the entire list and hence the complexity will order of n. अब आप लिंक लिस्ट में कहीं पे भी इंसर्ट करना चाह रहे हो तो उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन जो होगी उसके हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करेगी. अब एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज अगर आपको इंटरव्यूअर ने बोला कि हमें स्टार्टिंग में ही एक नई नोड, ये मेरी नई नोड है, न्यू नोड, इसको इंसर्ट करनी है. अब बताओ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हमें कोई ट्रैवर्स नहीं करना पड़ा, कोई हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ा, हमें इंसर्ट कर दी स्टार्टिंग में. बट एक केस देखते हैं. अगर इसको मुझे एंडिंग के अंदर यहाँ पे एंड में इंसर्ट करनी पड़गी तो देन मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. अब स्टार्टिंग की अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एंड की अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि एंड के अंदर मुझे पूरी की पूरी लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा. यही मैंने आंसर में यहाँ पे मेंशन किया. देन यू हैव टू travel the entire list and hence the complexity will be order of n. तो जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी मेरी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि मुझे पूरी की पूरी लिंक लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स करना पड़ा, ट्रैवल करना पड़ा. तो होप्स आपको इतनी चीज समझ आ चुकी होगी. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग. अब ये मेथड ओवरलोडिंग आपने जरूर पढ़ा होगा अगर आपने ऊप्स कॉन्सेप्ट करे है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, तो वहां पे आपका टर्म होती है मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग. तो इस क्वेश्चन के अंदर हम मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे एंड इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम मेथड ओवरराइडिंग के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मेथड ओवरलोडिंग को समझते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है एंड कैसे हम मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं, कैसे हम कोड कर सकते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप कैप्जेमिनी, कॉग्निजेंट किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हो, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग आपसे पूछी जाएगी. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओवरलोडिंग इज अ फीचर दैट अलाउज मल्टीपल मेथड्स और फंक्शंस. अगर आप C++ यूज करते हो तो वहां पे फंक्शंस बोला जाता है एंड इन्हीं फंक्शंस को जावा के अंदर मेथड्स बोला जाता है. टू हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट. तो मेथड ओवरलोडिंग से आप समझ पा रहे हो कि मेथड को ओवरलोड कर रहे हो. तो एक सेम नेम का फंक्शन है सम, मैंने एक फंक्शन बना दिया इंट सम एंड उसके अंदर मेरे दो वेरिएबल है ए और बी. अब मुझे सेम क्लास के अंदर इस मेथड को ओवरलोड करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं एक और फंक्शन बना दूंगा इंट सम. बट अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे ओवरलोडिंग करनी है तो मुझे उसके डिफरेंट क्या करने पड़ेंगे, बट डिफरेंट पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट. या तो आप जो यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर रहे हो या आपके डिफरेंट नंबर के होने चाहिए, या फिर जो आप डेटा टाइप, एक और चीज ऐड कर लेना इसमें, डिफरेंट डेटा टाइप. आप दो तरीके से मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हो, या तो आप डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कर लो या फिर आप डिफरेंट डेटा टाइप कर लो. अगर आपने इससे पहले मेथड के अंदर इंटीजर लिया है तो यहाँ पे आप फ्लोट ले सकते हो, यहाँ पे आप डबल ले सकते हो. अगर आप सेम मेथड लेना चाहते हो, सेम मेथड का डेटा टाइप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो. बट यहाँ पे हमने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दो पास किए तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज करने पड़ेंगे अगर आपको मेथड ओवरलोडिंग करनी है. तो जैसे हमने सेम नेम के फंक्शन बनाए हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए बी सी. यहाँ पे हमने तीन पास किए, यहाँ पे हमने कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करे, दो. यहाँ पे हमने तीन नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर दिए, ध्यान से समझना. अब मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ चार नंबर ऑफ आर्गुमेंट. तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग. एंड मेथड ओवरलोडिंग कैसे अचीव कर सकते हैं, सेम नेम का फंक्शन होगा बट या तो आप डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कर लो और डिफरेंट डेटा टाइप कर लो, या तो आप डेटा टाइप चेंज कर लो या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर लो. दोनों की हेल्प से आप मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हो. तो होप सो आप चीजें समझ चुके होगे. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग. तो अभी अभी हमने मेथड ओवरलोडिंग समझा है, अब मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है. Method overriding in object-oriented programming is a language feature that allows a subclass or child class to provide a specific implementation of a method that is already provided super class या फिर parent class. तो इसको आप कोड से समझा देता हूँ मैं आपको, आपको डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा. ये मेरी एक क्लास है, यहाँ पे मैंने एक सम फंक्शन बना दिया है पूरा का पूरा, ठीक है. रिटर्न कर देते हैं हम यहाँ पे a प्लस बी, या फिर आप यहाँ पे आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो. अब क्या हुआ, अब मैं इसको क्लास बी के अंदर यूज कर सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड्स कर सकता हूँ, एक्सटेंड्स ए. एंड अब इस सेम फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, या तो मैं इसको इसमें नहीं बनाता हूँ, नंबर ऑफ आर्गुमेंट ना बनाऊं, यहाँ पे मैं कुछ भी बना देता हूँ. सपोज मैंने बना दिया व्हीकल नाम से कोई फंक्शन एंड यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया साउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्कॉर्पियो. अब मैं इसी फंक्शन को यूज कर सकता हूँ अपनी बेस, ये तो मेरी क्या है बेस क्लास,
या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ पेरेंट क्लास, एंड ये मेरी है डिराइव्ड क्लास, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सब क्लास। तो ये मेरी सुपर क्लास है या फिर पेरेंट क्लास, ये मेरी क्या है, डिराइव क्लास है। अब यहाँ पे भी मैं इसको यूज करता हूँ व्हीकल को, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करा सकता हूँ साउथ, प्रिंट करा सकता हूँ मैं यहाँ पे फॉर्च्यूनर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने सेम फंक्शन यूज कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। बट क्या हो, यहाँ पे पेरेंट क्लास है, यहाँ पे हमारी क्या है, ये हमारी चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है। तो पेरेंट क्लास से हमने कुछ फीचर्स ले लिए, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस भी हम इसको बोलते हैं। तो मैं आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, सेम कॉन्सेप्ट होता है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मीन्ड बाय लिंक लिस्ट। अब देखो, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो एंड तक देखना, भी काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं, एंड कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपकी कॉग्निजेंट इंटरव्यू प्रिपरेशन टॉप नॉच लेवल हो चुकी होगी, एंड आप इजिली कॉग्निजेंट इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। एंड क्रैक करने के बाद मुझे पार्टी जरूर देना, डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल है, जल्दी बताना मुझे, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो मुझे मेल करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं लिंक लिस्ट की, कि व्हाट इज मीन्ड बाय लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। अब जैसे हम एरे के अंदर स्टोर करते हैं, बट एरे क्या होता है, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है एरे के अंदर। लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। तो मैंने अपनी एक लिंक लिस्ट बना ली जिसके अंदर कुछ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है। इतनी चीजें समझ में आ गई। ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज कॉल्ड नोड, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, नोड। एंड ईच नोड हैज अ रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। ये क्या है, ये पॉइंटिंग है, ये एड्रेस है, नेक्स्ट नोड का रेफरेंस है। द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट इज कॉल्ड हेड। जो मेरी फर्स्ट नोड होगी मैं उसको हेड बोलता हूँ, हमेशा याद रखना। फर्स्ट नोड को हम हेड बोलते हैं, एंड लास्ट नोड को हम क्या बोलते हैं, टेल। क्या बोलते हैं, टेल। तो ये याद रखना कि फर्स्ट नोड हमारी हेड होती है, लास्ट नोड मेरी टेल होती है। एंड लिंक लिस्ट का एक और फीचर होता है, डायनामिक होती है ये। तो हम जितनी चाहे उसको इंक्रीज कर सकते हैं, एरे की तरह नहीं होती कि एरे के अंदर हमने क्या कर दिया, एरे के अंदर मैंने साइज एलोकेट करा दिया कि 10 बनेगा, तो इसमें 10 साइज ऑफ एरे ही हम ले सकते हैं। अगर मैं 11th एलिमेंट पुट करने की कोशिश करता हूँ, पुश करने की कोशिश करता हूँ, तो नहीं हो पाएगा, वो एरर देगा। बट इन द केस ऑफ लिंक लिस्ट हम कर सकते हैं, जितनी हमारी नीड होगी हम उतने इसमें एलिमेंट्स, उतनी नोट्स बना सकते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। तो आपसे डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट भी पूछा जा सकता है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन ऊप्स। तो अब तक हमने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा है, हमने अभी एब्स्ट्रक्शन देख लिया, हमने इनकैप्सुलेशन देख लिया, अब बारी आ चुकी है इनहेरिटेंस की। एंड पॉलीमॉर्फिज्म मैंने बता दिया, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग। इनहेरिटेंस इज अ की फीचर that allows a class to inherit the properties and methods of another class. It is a fundamental concept that enables code reuse and establish relationship between classes. अब क्या होता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस समझेंगे बहुत ध्यान से। इनहेरिटेंस बहुत सिंपल सा टर्म है, बहुत बेसिक टर्म है। अब हुआ क्या, इनहेरिटेंस के अंदर एक क्लास है, उसने इनहेरिटेंस इनहेरिट करी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास, ठीक है। आपने क्या करा, आपकी एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास ए। अभी मैंने यहाँ पे पेरेंट लगा दिया है, या फिर इसको आप ऑप्शनल ले लो, इसको ऑप्शनल ले लो, क्लास ए है, एंड ये क्लास बी है। इसमें मैंने एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से इसको हम एक्सटेंड करा सकते हैं, एक्सटेंड्स ए कर ली। अब क्या होगा, अब जो भी मैं यहाँ पे मेथड बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इस सब क्लास के अंदर, इस चाइल्ड क्लास के अंदर, ये मेरा चाइल्ड है, ये मेरा पेरेंट है, मैं यूज कर सकता हूँ। अब इसका एक एग्जांपल है, जैसे आपके पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज, जो आपके पेरेंट्स है, उनका आई कलर, उनका हेयर कलर। काफी लोगों के आई जो होते हैं, आई का कलर जो होता है ब्राउन होता है, उनके पेरेंट्स पे जाता है कि उनके पेरेंट्स का आई कलर ब्राउन होगा, तो चाइल्ड का भी आई कलर ब्राउन हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे इंटरव्यूअर ओप्स के कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बी रेडी विद एग्जांपल। अगर मैंने आपसे इनहेरिटेंस पूछा है, देखो मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। हमने एटीएम का एग्जांपल समझा था एब्स्ट्रक्शन के अंदर, इनहेरिटेंस का एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, आप अपने पेरेंट्स और अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा एक एग्जांपल है। एंड क्लास ए की कुछ प्रॉपर्टीज में क्लास बी के अंदर मैंने सपोज करता हूँ सम फंक्शन बनाया, तो मैं डायरेक्टली सम फंक्शन को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। एंड इनहेरिटेंस की हेल्प से क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे, क्या हुआ, अच्छा एक बात बताओ, आपने कुछ कोड यहाँ पे लिखे एंड आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर पा रहे हो, तो क्या यहाँ पे कोड रियूजेबिलिटी हुई? जी। यहाँ पे क्या फायदा हुआ, कोड रियूजेबिलिटी, कि मुझे सेम कोड बार बार नहीं लिखना पड़ा, मैं अपने जो मैंने पहले प्रीवियस में कोड लिख दिया है मैं उसको रीयूज कर सकता हूँ। तो जब आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाते हो, तो वहां पे इनहेरिटेंस का यूज होता है, जिससे हम नंबर ऑफ लाइंस कोड जो है बचा सके,
हम अपने कोड को रीयूजेबिलिटी कर सके, कि एक बार हमने कोड लिख दिया तो हम उसको दोबारा भी यूज कर सके। तो इसलिए इनहेरिटेंस हमारा कॉन्सेप्ट आया था, एंड ओप्स के अंदर एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। तो अच्छी तरीके से आपको समझ आ चुका होगा, पूरी डिटेलिंग में मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। देखो मोस्टली 99% केस में आपसे इनहेरिटेंस के टाइप्स की डिटेलिंग में नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आपको पढ़ना होगा तो जीएफजी से आप पढ़ लेना। आपको नीड नहीं है, जितना मैं आपको करा रहा हूं उतना ही सफिशिएंट है। अगर आप इतना कर लेते हो एंड आपका मन है एक्स्ट्रा पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हो, बट अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपको कोई और रिसोर्स फॉलो करने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने क्वेश्चंस इतनी चीजें हम यहाँ पे समझ जाएंगे, एंड यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे आपसे कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के अंदर आपको जरूर मिलेंगे। काफी चीजें यहाँ से हेल्प होगी, काफी क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम मिलेंगे। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस, ये याद रखना टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाईआर्कियल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, एंड बहुत सारे इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है, तो बहुत टाइप्स के इनहेरिटेंस हैं, तो इन इनहेरिटेंस के टाइप्स को याद रखना। अगर आप 4 टाइप्स भी याद कर लेते हो, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाईआर्कियल, हाइब्रिड, कुछ भी याद कर लो, 4 से 5 अगर आप याद कर लोगे तो इनफ है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 मिसिंग है, बट क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमने क्या देखा है, मैं आपको इस चीज के बारे में बता देता हूँ कि क्लास क्या होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है क्लास। व्हाट इज ए क्लास? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाएगा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, क्लास ए, तो क्या मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लूंगा? तो क्लास का एक ब्लूप्रिंट है, बट ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होगी, कुछ बिहेवियर्स होंगे। तो होप्स आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर पता चल गया होगा कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे, एंड ये कोड है फिबोनाची नंबर। एंड इसके रिगार्डिंग मैं आपको 2-3 कोड बता देता हूँ। पैलिंड्रोम नंबर, देखो ये आपको पहले से आता होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग, आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप चैनल पे जाना, आपको कोग्निजेंट कोडिंग वन शॉट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कोग्निजेंट कोडिंग वन शॉट मिल जाएगा आपको, कोडिंग वन शॉट। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वॉच कर लिया होगा, एंड अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उस कोग्निजेंट कोडिंग वन शॉट को जाके देख लेना, क्योंकि आपसे इंटरव्यू के अंदर कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बहुत इजी लेवल अगर कोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए तो इजी लेवल कोडिंग क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा, जैसे फिबोनाची नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, प्राइम नंबर, एंड आपसे एरेस के क्वेश्चन, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे चांसेस बहुत कम रहती है कोडिंग पूछे जाने की, 1-2 क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछा जा सकता है। तो कोग्निजेंट कोडिंग वन शॉट अगर आप अच्छी तरीके से कर लोगे तो वो इनफ रहेगा। अब काफी स्टूडेंट्स को अभी स्टार्टिंग होगी, आपका पहला इंटरव्यू होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। काफी स्टूडेंट्स का भी स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि हम कोग्निजेंट इंटरव्यू सेशन लेके आ रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी वो तो बुक कर ही लेना। एंड अब जब आप उसको ओपन करोगे तो वहां पे साइट्स पे आपको मॉक इंटरव्यू सेशन भी मिल रहे होंगे, मॉक इंटरव्यू सेशन। तो पहला काम क्या है? पहला काम तो ये है कि आपको उस सेशन के अंदर आना है, एंड अभी के अभी अपनी सीट्स बुक कर लेना, लिमिटेड सीट्स है। एंड अगर आप देखो, काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंट बूस्ट करना है तो मैं आपका मॉक इंटरव्यू ले लूंगा। आप जाके मॉक इंटरव्यू भी बुक कर सकते हो, जिसमें मैं आपका मॉक इंटरव्यू ले लूंगा, जिससे आपको एक हेल्प हो जाएगी। आपको एनवायरमेंट पता चल जाएगा कैसे इंटरव्यू होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, बट आपको सेशन तो जरूर लेना है, क्योंकि आप लोग के लिए सेशन रखा गया है कि आप लोग चीजें वहां पे आके सीखो। सारी टिप्स स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कोग्निजेंट इंटरव्यू सेशन, कोई भी स्टूडेंट मिस मत करना। ठीक है, अब फिबोनाची नंबर क्या है? फिबोनाची नंबर commonly denoted from a sequence called Fibonacci sequence, such that each number is the sum of two preceding ones starting from 0 and 1। अब फिबोनाची नंबर क्या होता है मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि फिबोनाची नंबर होता क्या है। फिबोनाची नंबर या फिबोनाची सीरीज अब क्या होती है? फिबोनाची सीरीज क्या होती है? स्टार्टिंग होगा 0 और 1 से। अब ये सीरीज कैसे बनेगी? पिछले दो नंबर का, देखो मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, पिछले दो नंबर का सम नेक्स्ट टर्म होगी। 0 + 1 क्या होगा? 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3,
3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21। अब ये क्या था? ये था हमारा फिबोनाची सीरीज। पिछली दो प्रीसीडिंग टू डिजिट्स का सम हमारा नेक्स्ट टर्म होगी। जैसे 2 के लिए अगर हम बात करें तो दो डिजिट का सम कितना हो गया? 2, पिछली दो डिजिट्स का, प्रीवियस का। अब 3 पे अगर हमें तो पिछले दो डिजिट्स का सम 2 प्लस 1 3, तो इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। अब इसका एक ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे ही कोड रहने वाला है। कोड भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत सिंपल कोड है। ये इसका कोड है, ये बहुत ध्यान से इस लाइन को समझ लेना बस। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो सब चीज समझ लोगे। अब ये लाइन का करता क्या है? अगर मैं यहाँ पे हूं तो ये n-1 ये हो गया, n-2 ये हो गया। अगर मैं n3 है मेरा तो n-1 ये हो गया, n-2 ये हो गया। एंड इसका क्या करना है? सम करना है, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। एंड एक और कंडीशन है, मैं आपको कोड से समझा देता हूं। अगर मेरा ये मेरा पूरा का पूरा कोड है, बहुत सिंपल कोड है, रिकर्जन कोड है ये, ठीक है। इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1, अगर कभी भी n की वैल्यू 0 हुई तो भाई रिटर्न करो 0। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो रिटर्न कर दो 1। तो सिंपल, इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1 रिटर्न n। एंड लास्ट में फेथ ऑफ रिकर्जन की हेल्प से हम, हमें नहीं मतलब है कि रिकर्जन कर क्या है, बस हमें फेथ ऑफ रिकर्जन पे फॉलो करना है। फिर जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन कॉल होगा n-1 के लिए, प्लस फंक्शन कॉल होगा n-2 के लिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि सम ऑफ प्रीसीडिंग टू डिजिट्स, यहाँ पे भी लिखा है कि सम ऑफ टू प्रीसीडिंग वंस, मतलब एक इससे पहले डिजिट। जैसे मेरी ये होगी 3 से पहले कौन सी है? 2। एंड 3 से दो बार पहले कौन सी है? 1। तो इनका सम नेक्स्ट टर्म होगी। तो होप सो आपको फिबोनाची कोड समझ में आ चुका होगा। ये सीरीज का कोड काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताया, कोग्निजेंट कोडिंग वन शॉट। अगर आपने नहीं देखा है जाके देख लेना, आपको इंटरव्यू के अंदर भी हेल्प कर रहा होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे। तो अगर आपकी कोडिंग अच्छी नहीं है तो डोंट वरी, कोडिंग का पार्ट बहुत कम रहता है, बहुत कम चीजें, बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लेना, इनफ रहेगी। एंड जो चीजें मैं करा रहा हूँ इतनी चीजें कर लोगे तो आप काफी एक अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, काफी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। व्हाट इज बाइनरी ट्री इन द डेटा स्ट्रक्चर? अब बाइनरी ट्री क्या होता है भैया? कभी भी बाइनरी ट्री का कोड नहीं आएगा, ग्राफ का कोड नहीं आएगा, डीपी का कोड नहीं आएगा। अगर आपसे कोड पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर तो जैसे मैंने आपको बताया, एरेज, स्ट्रिंग, या फिर आपसे बेसिक आपके पैलिंड्रोम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। बाइनरी ट्री आपसे ऐसे पूछा जा सकता है थ्योरी के अंदर कि बाइनरी ट्री क्या होता है। A binary tree is a part of data structure that has two subnodes. बहुत ध्यान से समझना, a right node and a left node. अब बाइनरी ट्री क्या है? बाइनरी ट्री के पास दो नोड्स होती है, एक होती है लेफ्ट नोड, एक होती है राइट नोड। इतनी चीज समझ में आ गई? ये तो मेरी क्या होगी? लेफ्ट नोड, ये मेरी क्या होगी? राइट नोड। तो बाइनरी ट्री के पास क्या होता है? बाइनरी ट्री के पास दो सब नोड होगी, इधर की नोड को लेफ्ट नोड बोलूंगा, इधर की नोड को राइट नोड बोलूंगा। इन प्रोग्रामिंग बाइनरी ट्रीज आर एन एडवांस वर्जन ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट की हेल्प से हम बाइनरी ट्री को इंप्लीमेंट करते हैं। तो होप्स आपको बाइनरी ट्री समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। अब इसका ही भाई एक बाइनरी सर्च ट्री। भाई बाइनरी ट्री का एक ब्रदर है, ऐसे याद रखना, बाइनरी ट्री का एक भाई है BST, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री। अब ये बाइनरी सर्च ट्री क्या है भैया, ये भी बताऊंगा। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डर्ड और सॉर्टेड बाइनरी ट्री। ये तो मेरा सिंपल बाइनरी ट्री था, ये सॉर्टेड नहीं है। बट इसका एक एडवांस वर्जन है जो है बाइनरी सर्च ट्री, जिसको हम सॉर्टेड बाइनरी ट्री भी बोलते हैं। इट कीप्स डेट देयर नोड्स और कीज इन शॉर्ट फॉर्म। अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए डिफाइन ए ऑर्डर्ड और सॉर्टेड बाइनरी ट्री, तो सेम बाइनरी सर्च ट्री को सॉर्टेड बाइनरी ट्री बोलते हैं, ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब ये शॉर्ट फॉर्म में पहले ही बता दिया मैंने, सॉर्टेड में है। रूट नोड ऑफ BST इज बिगर देन द लेफ्ट नोड एंड स्मॉलर देन द राइट नोड। अब मैं समझाता हूं, देखो क्या कहा है। अब ये जो मेरी रूट नोड क्या है, बीच वाली नोड को हम रूट नोड बोलते हैं, साइड वाली को लेफ्ट नोड बोलेंगे, इसको राइट नोड बोलेंगे। अब जो आपकी रूट नोड होगी, ये नोड हमेशा बड़ी होगी लेफ्ट नोड से, मतलब लेफ्ट नोड हमेशा इस नोड से छोटी होगी, स्मॉल। एंड जो मेरी राइट नोड होगी, ये रूट नोड से हमेशा लार्ज होगी, बड़ी होगी, ठीक है। उसको ही हम बाइनरी सर्च ट्री बोलेंगे। तो दिस इज बाइनरी सर्च ट्री। जो मेरी रूट नोड होगी, रूट नोड ये है, तो इसका लेफ्ट पार्ट क्या होगा? इससे कम होगा, स्मॉलर होगा। एंड इसके राइट पार्ट क्या होगा? इसका लार्ज होगा।
तो जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज होगी वो इससे बड़ी होगी एंड लेफ्ट में इससे वैल्यूज छोटी होगी। तो होप्स आपको बाइनरी सर्च ट्री समझ में आ चुका होगा एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 21, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। अब एरे और लिंक लिस्ट का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी कंपनी के अंदर जाओगे तो यार इसके चांसेस काफी हाई रहते हैं इस डिफरेंस के पूछे जाने के। एन एरे स्टोर्स द डेटा एट कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन वेयर ए लिंक लिस्ट स्टोर्स द डेटा एट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंस क्या है ये बता देता हूँ। देखो कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन, एक तो आपने जो भी एरे के अंदर साइज एलोकेट करा दिया, सपोज आपने जो एरे बनाया वो आपने 5 साइज का बनाया, न्यू इंट 5। अब देखो होगा क्या, अब आपने 5 साइज का बनाया तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही इस एरे के अंदर आ सकते हैं। अगर आप सिक्स्थ एलिमेंट को पुट करने की कोशिश करोगे, एरे के अंदर पुश करने की कोशिश करोगे, डालने की कोशिश करोगे, तो वो सिक्स्थ एलिमेंट आपको एरर देगा, ठीक है। बट इन द केस ऑफ लिंक लिस्ट, मैंने एक लिंक लिस्ट बना ली, अपनी नोट्स बना ली, ठीक है। अब ये मेरी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, तो अगर मुझे नीड है, अगर मुझे 5 नोट्स की नीड है तो मैं 5 नोट्स बना सकता हूँ, 6th बना सकता हूँ, 7th बना सकता हूँ। आप जितनी भी आपकी नीड्स है आप अपनी लिंक लिस्ट को ग्रो कर सकते हो, आप डायनामिकली ऐड कर सकते हो वहां पे, ठीक है। तो लिंक लिस्ट इज यूजफुल व्हेन द डिलीशन एंड इंसर्शन रिक्वायर मोर देन सिंपल एक्सेस टू डेटा। अगर आपको सिर्फ एक्सेस करना है डेटा को, आपको इंसर्शन और डिलीशन नहीं करना है, तो आप एरे का यूज कर सकते हो। बट अगर आपको डिलीशन और इंसर्शन के ऑपरेशंस यूज करने हैं तो लिंक लिस्ट इज बेटर। तो ये भी क्वेश्चन आपका एक नया बन सकता है कि एरे बेटर होता है, लिंक लिस्ट बेटर होता है। तो अगर हमारा एक्सेस करना है डेटा को तो एरे इज द गुड ऑप्शन, बट अगर हमें डिलीशन और इंसर्शन ऑपरेशन को यूज करना है तो लिंक लिस्ट इज द गुड ऑप्शन। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो यार इन दोनों ब्लॉक में क्या होता है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक क्या होता है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। ट्राई एंड कैच ब्लॉक इज यूज्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, ठीक है। द ट्राई ब्लॉक डिफाइंस ए सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन लीड टू एन एरर। अब आपने कोई भी, आप देखो आप जब कंपनी में जाओगे तो आप बहुत एक बड़े पीस ऑफ कोड लिखते हो, तो वहां पे उनके एरर्स भी आ सकते हैं, बट हमें उन एरर को अवॉइड करनी होती है। तो उन एरर को अवॉइड करने के लिए एक टर्म आती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। हम पहले से ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करके हम जो हमारी अनअवॉइडेंस एरर है उनको हम रोक सकते हैं, उनको हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप कोई भी एप्लीकेशन देखते हो, अगर वहां पे बीच में एरर आ गई तो वो आपके एप्लीकेशन को रन नहीं करने देगी। तो इसलिए हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज करते हैं। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या होगा, द ट्राई ब्लॉक डिफाइंस ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट कैन लीड टू एन एरर। अब ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, सपोज आपके इंट ए इक्वल टू 10/0, अब ये आपका एरर देगा, ये आपका अरिथमेटिक एरर देगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन देगा। तो अब इस एक्सेप्शन को ये ट्राई ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बट अब ये आप कैसे इसको पकड़ोगे, तो पकड़ने के लिए क्या है, कैच। कैच से क्या करेंगे, हम पकड़ लेंगे, कैच से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये था हमारा ट्राई और कैच ब्लॉक, इसको ही हम एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। एक्सेप्शन हमने पहले से ही हैंडल कर ली। तो ट्राई एंड कैच ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एंड जब आप कंपनी के अंदर काम करोगे तो ये आपको डिटेलिंग में चीजें समझ में आ चुकी होगी। बट अगर आप इंटरव्यू के टर्म से प्रिपेयर करो तो ट्राई एंड कैच ब्लॉक बस इतना आपको पता होना चाहिए कि ट्राई क्या काम करता है, कैच का काम करता है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यार ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा होगा बीटेक के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कॉग्निजेंट इंटरव्यू के अंदर। मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के भी आपको, ठीक है। इतने चीजों कर लोगे, अगर आप जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो वेल सफिशिएंट है। आप कॉग्निजेंट इंटरव्यू सेशन के अंदर आओगे, वहां पे चीजें सीखोगे, वहां पे भी आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी, काफी स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी, काफी टॉपिक्स आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक्स वहां पे आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस वहां पे बन सकते हैं। तो वो सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेमोरी एंड प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब फंक्शंस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूं, आप भी यूज करते हो। देखो आप स्मार्टफोन तो सभी यूज करते हो, तो जो उसके अंदर आप एंड्रॉयड हो, अगर आप आईफोन यूजर्स हो तो वहां पे आईफोन का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना, ठीक है। और हमारा क्या है, हमारा एंड्रॉयड है। तो जो एंड्रॉयड यूजर है,
अब जो एंड्रॉइड यूजर है वो, आप एंड्रॉइड यूज करते हो, वो क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप मैक ओएस यूज करते हो, उसका एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एचपी में क्या है, अगर आप एचपी का लैपटॉप यूज कर रहे हो, कोई भी आप विंडोज यूज कर रहे हो, विंडोज क्या है ये, आप एचपी, डेल, लेनोवो, ये कोई भी लैपटॉप यूज कर रहे हो उसके अंदर विंडोज आएगा, या फिर आप लिनक्स ले सकते हो, जो भी आपका मन है। विंडोज लिनक्स ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड अगर आपके पास मैकबुक होगी अगर आपके पास, तो वहां पे आपका मैक ओएस होगा, मैक आईओएस आता है, जो हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबके अपने अलग अलग होते हैं। तो विंडोज, लिनक्स, उबंटू, ये क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इनका फंक्शंस क्या होता है, मेमोरी एंड प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मतलब हमारा सीपीयू, तो जो भी मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है, जो भी हमारी मेमोरीज है, जो भी हमारी मेमोरी एलोकेट करानी है, जो भी हमारी मेमोरी के हटानी है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस टू द यूजर, प्रोवाइड करता है यूजर को इंटरफेस। फाइल मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। शेड्यूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड जॉब्स, एरर डिटेक्शन, सपोज कोई एरर आ रहा है तो उसका काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। सिक्योरिटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो आपके सिस्टम के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो होप सो आप ये फंक्शंस अच्छी तरीके से कर लोगे, ठीक है। इन फंक्शंस को अच्छी तरीके से याद कर लेना। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं आपको पहले ही बताया, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको कोग्निजेंट इंटरव्यू पीडीएफ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करनी है। एंड इसके अंदर हमने सारी चीजें कवर की है। अगर आपको एचआर क्वेश्चंस के भी अभी वीडियो आने वाली है, तो अगर आपको एचआर वन शॉट चाहिए तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देना। अभी आप लोग के लिए एक एचआर इंटरव्यू के लिए भी आने वाले एक वीडियो आने वाली है पूरी सेपरेट। तो विद इन 1 और 2 डेज के अंदर आपके एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैं लेके आ जाऊंगा। क्योंकि देखो सिर्फ टेक्निकल पार्ट ही हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, आपसे एचआर के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे उसी इंटरव्यू के दौरान। तो आपको एचआर क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए। तो कुछ फेमस एचआर क्वेश्चंस है, तो उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर हम एचआर क्वेश्चंस कवर करेंगे कोग्निजेंट के रेस्पेक्टिव से, कोग्निजेंट के टर्म से, ठीक है। तो उस वीडियो को भी अच्छी तरीके से देख लेना। एंड अगर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज प्रोसेस एंड थ्रेड। तो यार ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, प्रोसेस एंड थ्रेड। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को हम 3 वर्ड के अंदर देखते हैं, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है एग्जीक्यूशन के अंदर, उसको प्रोसेस बोलते हैं। थ्रेड मीन्स ए सेगमेंट ऑफ ए प्रोसेस। अब बहुत बड़ी होती है प्रोसेस, तो थ्रेड क्या होती है, थ्रेड उसका छोटा सा पार्ट है, उसका एक छोटा सा सेगमेंट है। तो थ्रेड हम प्रोसेस का बच्चा बोल सकते हैं, मीन्स ए सेगमेंट ऑफ ए प्रोसेस। द प्रोसेस टेक्स मोर टाइम टू टर्मिनेट, प्रोसेस ज्यादा टाइम लेता है, बट थ्रेड क्या है, थ्रेड तो एक सेगमेंट ही है, तो वो क्या लेगा, कम टाइम लेगा। तो ये मेजर डिफरेंस था प्रोसेस एंड थ्रेड में। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रेजेंट इन डीबीएमएस। तो कौन कौन सी डीबीएमएस के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस है। आपसे देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई डीडीएल की कमांड्स बताओ, तो आपको ये कमांड बतानी होगी। आपसे पूछा जाएगा डीएमएल की कमांड्स बताओ, तो ये कमांड बतानी होगी। डीसीएल की कमांड, टीसीएल की कमांड्स, तो आपसे कमांड्स पूछी जाएगी। आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डीडीएल के अंदर ये कमांड्स याद कर लेना। डीडीएल के अंदर आती है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड्स है। डीएमएल के अंदर आती है सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। डीसीएल के अंदर आती है ग्रांट एंड रिवोक। टीसीएल मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर आती है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। तो भाई इन सारी चीजों को, ये सारी कमांड्स को अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि डीडीएल की कमांड्स बताओ, डीएमएल की कमांड्स बताओ, डीसीएल की कमांड्स बताओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। डीडीएल की फुल फॉर्म क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल की क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल की डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल की ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा वेयर हाउसिंग। तो ये डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, डेटा वेयर हाउसिंग, the process of collecting, extracting, transforming and loading data from multiple sources and storing them into one database is known as data warehousing। ठीक है, आपने क्या करा, प्रोसेस करा, कलेक्ट करा, एक्सट्रैक्ट करा, ट्रांसफॉर्म करा एंड लोड करा डेटा को फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज से। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। अभी एक बार ये फिगर समझो, ये मेरा सोर्स 1 है, ये मेरा सोर्स 2 है, ये मेरा सोर्स 3 है, ये मेरे पास 3 सोर्स है, ठीक है, S1, S2, S3। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कलेक्ट करना है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है एंड इन सारे सोर्सेज से मिला के एक हमें बड़ा का बड़ा डेटा वेयर हाउस बना ले, जिसके अंदर हमने सारे डेटा को कलेक्ट कर लिया।
जैसे आप फैक्ट्री के अंदर मटेरियल्स चीजें आप फैक्ट्री रखते हो, आप फैक्ट्री के अंदर आपने चीजें रख ली, तो ऐसे हमने डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट कर लिया डेटा को, तो दिस इज डेटा वेयर हाउसिंग। एंड ये डीबीएमएस के अंदर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो होप्स आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। देखो हमने यहाँ पे सारे पैटर्न के क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कॉग्निजेंट के टर्म से, तो सारी चीजें आप बहुत ध्यान से समझना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखो, तिबारे वीडियो देखो, बट सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से करके जाना, काफी हेल्प होगी आपको, काफी क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल सकते हैं। पेजिंग क्या है? इट इज जनरली ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक that allows operating system to retrieve process from secondary storage into main memory। आपका क्या होता है, दो तरह की होती है, एक तो मेन मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी स्टोरेज होता है। तो पेजिंग क्या काम करता है? पेजिंग रिट्रीव करेगा प्रोसेस को सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी के अंदर। इट इज ए नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन टेक्निक, ये याद रखना, नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन टेक्निक है। that divides each process in the form of pages। ये मेरी P1 क्या है, प्रोसेस है, मैं इसको पेजेस की फॉर्म में, छोटे छोटे पेजेस की फॉर्म में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। अब सेगमेंटेशन क्या है? इट इज जनरली ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट डिवाइड प्रोसेस इनटू मॉड्यूल्स एंड पार्ट ऑफ डिफरेंट साइज। अब ये सेगमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस को हम छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर, जंक्स के अंदर, छोटे छोटे जंक्स के अंदर डिवाइड कर देंगे अलग अलग साइज के। दीज पार्ट्स एंड मॉड्यूल्स आर नोन एज सेगमेंट्स, इनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं, दैट कैन बी अलोकेटेड टू ए प्रोसेस। तो होप्स आपको पेजिंग एंड सेगमेंट में अच्छी तरीके से डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। पेजिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, सेगमेंटेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों हमारे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। तो पेजिंग एंड सेगमेंटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टर्म मल्टी प्रोग्रामिंग। अब ये मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? इट रेफर्स द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट और परफॉर्म मोर देन वन प्रोग्राम ऑन ए सिंगल प्रोसेसर मशीन। अब आपके पास सिर्फ एक ही सीपीयू के अंदर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करा सकते हो। जैसे आप मल्टीपल टैब्स ओपन करते हो, आप यहाँ पे भी प्रोग्राम रन कर रहे हो, यहाँ पे भी प्रोग्राम रन कर रहे हो, यहाँ पे प्रोग्राम रन कर रहे हो। काफी बार क्या होता है, हम सिमिलर टाइम पे हम अपनी व्हाट्सएप का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम लैपटॉप के अंदर एक टैब पे मेरी व्हाट्सएप चल रही है, एक टैब पे मेरे सॉन्ग्स चल रहे हैं, ठीक है, एक टैब पे मेरी कोई और वेबसाइट चल रही है। तो ये क्या है? ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। आप सिर्फ एक ही सिंगल प्रोसेसर मशीन के अंदर क्या कर रहे हो, आप मोर देन वन प्रोग्राम को रन कर रहे हो। दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो काफी बार हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता था, तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया मल्टी प्रोग्रामिंग की हेल्प से। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज कर्नल एंड राइट इट्स मेन फंक्शन। यार ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नल क्या होता है? कर्नल अगर मैं आपको एक छोटी सी शब्द में, छोटे से वर्ड्स में बोलूं, हार्ट ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है, जैसे इंसान का अपना हार्ट होता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट क्या है? कर्नल। द कर्नल इज बेसिकली ए कंप्यूटर प्रोग्राम usually considered as a central component और मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है? ये सेंट्रल कंपोनेंट है एंड एक मॉड्यूल है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल कौन है? कर्नल। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड हार्डवेयर। तो जितने भी हमारी मैनेजिंग करता है, ऑपरेशंस जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, हार्डवेयर के अंदर, वो कौन मैनेज करता है? कर्नल मैनेज करता है। वो कौन है कर्नल? कर्नल है हार्ट ऑफ ओएस। तो भाई कर्नल के बाद बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारे ऑपरेशंस को कर्नल हैंडल करता है। वेन एवर द सिस्टम स्टार्ट्स द कर्नल इज लोडेड फर्स्ट एंड रिमेन्स इन द मेन मेमोरी। जैसे ही आप अपने लैपटॉप के अंदर स्विच ऑन करते हो, तो सबसे पहले प्रोग्राम होता है कर्नल। कर्नल सबसे पहले लोड होगा फर्स्ट एंड रिमेन रहेगा मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है, जो हमारी रैम होती है। मेन मेमोरी क्या है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 30, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। अब आपको मैं बता देता हूं, देखो सभी स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में, आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो उसके बारे में आपको पता होगा। एंड अगर आप लोगों ने कॉपी पेस्ट भी किया है, तो प्लीज उसकी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, उसके सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे मेरा प्रोजेक्ट हुआ है। तो अगर आपको टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेलिंग में देखना है, तो आप चैनल पे जाना, सेंचर इंटरव्यू प्लेलिस्ट के अंदर टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट की एक वीडियो है, उसको देख लेना। उसके अंदर मैंने आपको एक टेम्पलेट दी है, एक टेम्पलेट बताई है,
जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो कि क्या आप किस टेम्पलेट में आप बोलना। ठीक है, पूरी की पूरी मैंने वहां पे चीजें बताई है, बट यहाँ पे समझते हैं। शॉर्ट इंट्रोडक्शन, सबसे पहले अपने आप प्रोजेक्ट का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना। देन उसके बाद टेक्नोलॉजी यूज्ड, ये 4 पिलर्स है आपके प्रोजेक्ट के। सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन, देन टेक्नोलॉजी यूज्ड कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है। उसके बाद आती है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका क्या रोल था, आपने फ्रंट एंड में काम किया, आपने बैक एंड में काम किया। देन आता है प्रॉब्लम सोल्व कि भाई आपके प्रोजेक्ट ने क्या प्रॉब्लम सोल्व की, अगर आपके प्रोजेक्ट ने कोई इफिशियंसी लेके आया है, कोई चीजें सोल्व की है, तो ये 4 पिलर्स है, इसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट अपना डिफाइन करना है। एंड अगर आपको पूरी डिटेलिंग चाहिए तो आप असेंचर इंटरव्यू प्लेलिस्ट आप जाना, उस प्लेलिस्ट को ओपन करना, वहां पे आपको एक वीडियो मिलेगी टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट की, तो उस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। उसके अंदर मैंने सारी चीजें बताई है, कैसे कैसे आपको प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करना है। ठीक है, मैंने आपको पूरी एक टेम्पलेट दी है वहां पे, तो जाके उसको उसके हिसाब से अपनी टेम्पलेट बना लेना, अपने प्रोजेक्ट के बारे में वहां पे ऐड कर लेना। ठीक है, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 31, सोर्टिंग एल्गोरिथम्स। अब देखो, ये सोर्टिंग एल्गोरिथम्स आपको करके ही जानिए यार, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप दुनिया की किसी भी कंपनी के अंदर बैठ रहे हो, सोर्टिंग एल्गोरिथम्स कब आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले कुछ नहीं पता चलता। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सोर्टिंग एल्गोरिथम्स नहीं बता पाते हो तो ये एक बहुत वर्स्ट सिनेरियो हो जाएगा। तो इंसर्शन सोर्ट, बबल सोर्ट, सिलेक्शन सोर्ट, मर्ज सोर्ट, क्विक सोर्ट, ये आपको आनी चाहिए। इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनका कोड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पूरी अप्रोच पता होनी चाहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज ए डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेडलॉक क्या होता है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए डेडलॉक, कौन कौन सी में नेसेसरी कंडीशंस होगी डेडलॉक के लिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे से डेडलॉक पूछा गया एंड नेसेसरी कंडीशंस पूछी गई है। Deadlock is generally a situation where a set of processes are blocked as each process is holding resources and waits to acquire resources held by another process. अब एक P1 प्रोसेस है, उसके पास ऑलरेडी R1 रिसोर्स है। एंड क्या होगा, ये P1 प्रोसेस दूसरे R1 रिसोर्सेस R2 रिसोर्सेस के लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, बट ये ऑलरेडी P2 प्रोसेस के पास है। तो ये एक ब्लॉक हो जाएगा, ये डेडलॉक हो जाएगा, क्योंकि P1 के पास पहले से R1 है एंड ये R2 के लिए भी प्रोसेस कर रहा है, बट R2 किसके पास है, ये P2 के पास है। तो ये डेडलॉक कंडीशन हो जाएगी। एंड इसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट। तो ये 4 कंडीशन इसकी मेजर कंडीशंस थी। तो बहुत ध्यान से इन चीजों को कर लेना। एंड रिवीजन के लिए मैं आपको पीडीएफ का ड्राइव का लिंक भी शेयर कर दूंगा, कोग्निजेंट इंटरव्यू पीडीएफ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज रिकर्जन, द प्रोसेस बाय विच ए मेथड calls itself directly or indirectly again and again is called recursion। अब रिकर्जन को अगर मैं एक सिंपल वर्ड के अंदर कहूं तो क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। 3 वर्ड के अंदर रिकर्जन कंप्लीट है। जो मेरा फंक्शन है वो अपने आप को कॉल कर रहा है, जैसे मैं हूं, मैं अपने आप को कॉल कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं, रिकर्जन। फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, जो फंक्शन है वो खुद अपने आप को कॉल कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड एरे। स्टैक सभी को पता है, इतनी बार पढ़ लिया, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। एंड एरे क्या है, द सिक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग डेटा, मींस द लास्ट डेटा इज एंटर्ड एंड फर्स्ट हैज बीन इरेज्ड। तो लास्ट डेटा स्टैक के अंदर एंटर होगा और फर्स्ट वाला निकलेगा। इन द एरे देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर एंड ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स। एरे के अंदर आप सबको पता है कोई ऑर्डर नहीं होता है, अगर कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो वो इंडेक्स से एक्सेस होगा। सो कम टू द लास्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। होप्स आपको काफी चीजें समझ आ चुकी होगी। डायनामिक प्रोग्रामिंग, इट इज अ टेक्निक वाइडली यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की होगी, सीपी किया होगा, तो आपको पता होगा डायनामिक प्रोग्रामिंग, वेयर ओवरलैपिंग मेथड्स आर यूज्ड। द मेन प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स सो दैट रिजल्ट्स जनरेटेड फ्रॉम सॉल्विंग देम कैन बी रीयूज्ड अगेन। तो मेन प्रॉब्लम क्या थी डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ने क्या करा, जो बड़ी प्रॉब्लम थी उसको सोल्व करा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, एंड जो रिजल्ट्स आया उसकी हेल्प से हम उसको रीयूज कर सकते हैं। एंड ठीक है, क्या कर सकते हैं, द रिजल्ट जनरेटेड फ्रॉम सॉल्विंग देम कैन बी रीयूज्ड अगेन। तो जो रिजल्ट आया उसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो दिस इज डायनामिक प्रोग्रामिंग। एंड होप सो हमने कंप्लीट वीडियो देख ली है, सारी चीजें बता दी आप लोग को, काफी इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हैं, काफी चीजें आपको समझ आ चुकी होगी, नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कोग्निजेंट में पूछे जाएंगे। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।